गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ ITR-1 फॉर फाइनेंशियल ईयर 1920 असेसमेंट ईयर 2021 की फाइलिंग फॉर्म 16 की मदद से कैसे कर सकते हैं उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। अगर आपके पास फॉर्म 16 अवेलेबल है तो आप इस वीडियो को देख करके सीख सकते हैं कि किस तरीके से आप अपनी ITR-1 जो है उसे फाइल कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन यूटिलिटी अवेलेबल हो चुकी है। सबसे पहले आपको अपने इनकम टैक्स लॉगिन आईडी पासवर्ड को यूज करते हुए पोर्टल पे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का विंडो ओपन हो जाता है। इसमें आप जाएंगे ई फाइलिंग सेक्शन में। फर्स्ट टाइमर्स के लिए इस तरीके से विंडो ओपन होगा, जहां पे पैन नंबर मांगा जाएगा, आपका असेसमेंट ईयर पूछा जाएगा। आईटीआर फॉर्म अभी सिर्फ और सिर्फ ITR-1 अवेलेबल है तो आप उसे सिलेक्ट कर लेंगे। फाइलिंग टाइप जो है ओरिजिनल है या रिवाइज्ड है, आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना है। सबमिशन मोड हम लोग अभी दो ऑप्शन रहता है, अपलोड XML एंड प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन। तो अभी हम लोग प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे और अपनी रिटर्न जो है वो भरने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ऑनलाइन में बहुत सारा डेटा ऑटोमेटिक फिल हो जाता है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे बेसिक डिटेल्स दिया गया है कि फॉलोइंग डिटेल्स शैल बी प्री फिल्ड इन द ITR फॉर्म, यानी कि ये डेटा जो है ऑटोमेटिकली आपके ITR फॉर्म में भरा रहेगा। इसे आप क्रॉस चेक जरूर करेंगे अपने फॉर्म 16 से, जैसा पैन नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें, TDS, टैक्स पेमेंट, नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें जो पहले साल की रिटर्न में होती है वो सब चीज यहाँ पर रहेंगी। इसके बाद यहाँ पे बैंक अकाउंट डिटेल्स जो आपने प्रीवियस ITR में डाला है या लेटेस्ट ITR में डाला है वो सारा लिस्टिंग यहाँ पर रहेगा। करेंट ईयर में आपको अगर आपका रिफंड बनता है तो वो कौन से वाले अकाउंट में चाहिए आपको यहाँ पर अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करना है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर प्री वैलिडेटेड होना चाहिए, उसी में रिफंड आएगा। अगर आपका प्री वैलिडेशन नहीं हुआ है तो पहले आपको अकाउंट प्री वैलिडेट करना होगा। प्रोफाइल सेटिंग्स में जा करके प्री वैलिडेट योर बैंक अकाउंट के सेक्शन में। इसके बाद हम लोग क्लिक करेंगे कंटिन्यू वाले बटन पे, तो आपके पास एक प्री फिल कंसेंट फॉर्म ओपन होगा, जिसमें बताया जाएगा कि ऑनलाइन में प्लीज चेक द प्री फिल्ड डेटा बिफोर सबमिटिंग द फॉर्म। क्योंकि हम लोग ऑनलाइन फाइल करते हैं तो यहां पर सबमिट करने से पहले आपको सारा डेटा चेक करना है, इसके लिए कंसेंट लिया जाएगा। आई अग्री टू चेक ऑल द प्री फिल्ड डेटा, चाहे वो पर्सनल हो, इनकम का हो, डिडक्शंस का हो, सारी चीजों को चेक करने के बाद ही सबमिट करेंगे। क्लिक करेंगे कंटिन्यू पे तो आपके सामने फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा। फॉर्म आप देख पा रहे हैं आपके सामने कुछ इस तरीके से ओपन होगा। पहला पेज है हमारे पास इंस्ट्रक्शंस का, इसमें कुछ खास नहीं है। इसमें आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, उस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए आप अपनी फाइलिंग जो है वो कर सकते हैं। फॉर्म भरने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फॉर्म जो है ITR-1 सहज का फॉर्म है किसके लिए। तो यहाँ पे है फॉर इंडिविजुअल्स being a resident other than not ordinarily resident having total income up to rupees 50 lakhs, यानी कि ITR-1 आप तभी भर सकते हैं जब आपकी टोटल इनकम 50 लाख रुपए तक हो। अगर उससे ऊपर होगी तो ITR-1 नहीं भर सकते। हैविंग इनकम फ्रॉम सैलरीज, आपकी इनकम सैलरी से हो सकती है। वन हाउस प्रॉपर्टी, एक हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हो सकती है। इंटरेस्ट इनकम, आपके पास बैंक डिपॉजिट का इंटरेस्ट आ सकते हैं या किसी प्रकार का कोई इंटरेस्ट इनकम है तो आप भर सकते हैं। फैमिली पेंशन इनकम एटसेट्रा, अगर पेंशन की इनकम है तो आप भर सकते हैं। एंड एग्रीकल्चर इनकम अप टू 5,000 रुपीज, अगर आपकी खेती बाड़ी की कमाई है 5,000 रुपए तक, क्योंकि वो एग्जम्प्ट होता है, तो आप ITR-1 भर सकते हैं। यानी कि इन बिजनेस इनकम्स के अलावा, इन इनकम्स के अलावा अगर कोई और इनकम है तो आप ITR-1 नहीं भर सकते। सैलरी से, वन हाउस प्रॉपर्टी से, इंटरेस्ट इनकम, पेंशन इनकम एंड एग्रीकल्चर इनकम अप टू रुपीज 5,000, नॉट फॉर एन इंडिविजुअल हु इज आइदर डायरेक्टर इन अ कंपनी। लेकिन अगर आप डायरेक्टर हैं किसी कंपनी के और आपके पास ये सारी इनकम ही है तो भी आप ITR-1 नहीं भर पाएंगे। और हैज इन्वेस्टेड इन अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स और हैज एनी ब्रॉड फॉरवर्ड और कैरी फॉरवर्ड लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड, या फिर आपने किसी अनलिस्टेड कंपनी का शेयर खरीदा हुआ है तो भी नहीं भर सकते, या फिर आपके पास हाउस प्रॉपर्टी का कोई कैरी फॉरवर्ड लॉस है तो आप ITR-1 नहीं भर पाएंगे। तो ये आपको समझना जरूरी है ITR-1 है किसके लिए। जनरल इंफॉर्मेशन में आपका नाम, पैन नंबर, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी चीजें होंगी।
आप अपना सारी चीजों को चेक कर लीजिए और चेक करने के बाद कंफर्म कर लीजिए जो बेसिक डिटेल्स है वो प्रॉपरली फिल्ड अप है या नहीं। अब उसके बाद जनरल इंफॉर्मेशन का जो नेक्स्ट टैब है ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपसे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट पूछा जाएगा। आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, पेंशनर हैं, तो अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना है। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे सिलेक्शन करना है कि ये जो रिटर्न आप फाइल कर रहे हैं ये आप ओरिजिनल रिटर्न फाइल करते हैं या फिर आप बिलेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हैं। ओरिजिनल रिटर्न फाइल होती है सेक्शन 131 के अंदर। आपको अगर आप अपनी रिटर्न ड्यू डेट से पहले फाइल करते हैं तो सेक्शन 139(1) आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप बिलेटेड फाइल करते हैं ड्यू डेट के बाद तो 139(4) के अंदर सिलेक्शन होगा। अगर आपने ओरिजिनली फाइल कर दी है रिटर्न, उसमें कुछ गलती हो गई है, अब आप रिवाइज करते हैं तो सेक्शन 139 सब सेक्शन 5 आप यहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर कॉन्डोनेशन ऑफ डिले के अगेंस्ट आप फाइल करते हैं तो 1192B में आप फाइलिंग कर सकते हैं। यहां पर हमारे पास है ऑन और बिफोर ड्यू डेट, फाइल्ड इन रिस्पॉन्स टू नोटिस। अगर कोई नोटिस के अगेंस्ट आप रिप्लाई कर रहे हैं तो उस नोटिस का सेक्शन किस में आया है अकॉर्डिंगली यहां पर सिलेक्शन करना पड़ता है। तो यहां पर अभी हमारे पास फिलहाल जो है वो है ऑन और बिफोर ड्यू डेट। अब जो इस साल से चेंजेस किए गए हैं इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म्स में, ये समझना बेहद जरूरी है। पहला ऑप्शन है आर यू फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम अंडर 7th प्रोविजो टू सेक्शन 139(1) but otherwise not required to furnish return of income to be filled only if a person is not required to furnish return of income under section 139(1) but filing return of income due to fulfilling one or more conditions in 7th proviso। इसका क्या मतलब है? इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर असेसमेंट ईयर 2021 से एक चेंजेस किया गया। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए एलिजिबल नहीं है, लायबल नहीं है एज पर इनकम टैक्स एक्ट, लेकिन जो 3 क्लॉजेस दिए गए, कौन कौन से क्लॉजेस? पहला क्लॉज ये है कि आपने करंट अकाउंट में 1 करोड़ रुपए से ऊपर का नकदी जमा किया है 1920 में, या आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की अमाउंट जो है वो 1 लाख रुपए से ऊपर है, या फॉरेन एक्सपेंडिचर आपने 2 लाख रुपए से ऊपर करा है, तो आप चाहें या ना चाहें आपको इनकम टैक्स रिटर्न मैंडेटरली फाइल करना है। तो इन 3 कंडीशंस की वजह से अगर आप रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको यहां पर जो है सिलेक्शन करना होगा। ध्यान रखिएगा, इन 3 कंडीशंस के अलावा अगर आप पहले से ही लायबल थे तो आपको यहां पर कुछ नहीं करना है। पहले लायबल नहीं थे, उस 3 कंडीशंस की वजह से लायबल हो गए तो आपको यहां पर सिलेक्शन जो है करना पड़ेगा। तो हमारा जो केस है यहां पे हम लोग चूंकि पहले से ही लायबल हैं, इसीलिए हम लोग यहां पर कोई भी सिलेक्शन जो है वो नहीं करेंगे, यहां पर हम लोग नो को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप इसे यस करेंगे तो आपके पास 3 ऑप्शन ओपन हो जाएंगे जिसकी वजह से आपको रिटर्न फाइल करना पड़ रहा है। पहला ऑप्शन है हैव यू डिपॉजिटेड अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट्स exceeding rupees 1 crore in one or more current account during the previous year। अगर आपने 1 करोड़ रुपए से ऊपर डाला है तो आप इसे यस करेंगे और एक्चुअल अमाउंट जो है उसे आप यहां पर डिस्क्लोज कर देंगे। अगर आपने नहीं करा है आप इसे नो करके आगे बढ़ सकते हैं। सिमिलरली फॉरेन एक्सपेंडिचर अगर आपने 2 लाख रुपए से ऊपर का किया है तो आप इसे यस करेंगे और यहां पर एक्चुअल अमाउंट डिस्क्लोज करेंगे, नहीं तो आप इसे नो करके आगे बढ़ सकते हैं। सिमिलरली इलेक्ट्रिसिटी का जो कंजम्पशन है वो 1 लाख रुपए से ऊपर है तो यस करेंगे और एक्चुअल अमाउंट आपको यहां पर डिस्क्लोज करना है। अकॉर्डिंगली आप यहां पर भी नो कर सकते हैं। ये सारी चीजें भरने के बाद अगर आपकी रिवाइज्ड या रेक्टिफाइड रिटर्न है, डिफेक्टिव रिटर्न है, तो रिवाइज्ड रिटर्न का रिसीट नंबर वगैरह डालना होता है। ये इन केस ऑफ रिवाइज रिटर्न होता है। अगर आप ऊपर सिलेक्शन करते हैं कि हम लोग रिटर्न जो है रिवाइज करते हैं सेक्शन 139 सब सेक्शन 5 के अंदर, मैं आपको दिखा देता हूं। जब आप यहाँ पे करेंगे 139(5) तो यहाँ पे आपसे ओरिजिनल का रिसीट नंबर और डेट ऑफ फाइलिंग जो है वो पूछा जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं अपने अगले टैब पे। जैसे ही डेटा आपने फिलअप कर लिया सेव ड्राफ्ट पे क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप सेव ड्राफ्ट पे नहीं करेंगे तो पता लगा आपने सारी रिटर्न भर ली, सारा कुछ कर लिया और आपका टाइम जो है वो सेशन ही एक्सपायर हो गया है। अगला टैब है हमारे पास कंप्यूटेशन ऑफ इनकम एंड टैक्स का। तो यहाँ पे आप देखते हैं जो टाइमर चलता है 45 मिनट्स का ये कर दिया गया है, पहले ये 30 मिनट्स का हुआ करता था। तो आपको सेव करते रहना है, जैसे ही आप सेव करेंगे ये टाइम फिर से रिन्यू हो जाएगा 45 मिनट्स के अंदर।
अब यहां पर आप देखेंगे जनरल इंफॉर्मेशन के बाद कंप्यूटेशन ऑफ इनकम एंड टैक्स की बात आती है, जो कि सैलरी के लिए फॉर्म 16 आपके पास अवेलेबल होता है। उस फॉर्म 16 से आप अपना ये फॉर्म्स जो है भर सकते हैं। सबसे पहला कॉलम है सैलरी एज पर सेक्शन 17(1), यानी कि आपकी जो बेसिक सैलरी है वो अमाउंट आपको यहाँ पर डाल देना है। यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि 50 लाख से ऊपर अगर आपकी इनकम चली गई तो आप इस फॉर्म को फाइल नहीं कर पाएंगे। इसके बाद है कॉलम नंबर बी में जो ये ग्रॉस सैलरी वाला पार्ट है, ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगा। ब्रेकअप आपको डालना है। वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स, अगर आपको कोई पर्क्स मिल रहे हैं, रेंट फ्री अकोमोडेशन वगैरह मिलता है, तो उसकी वैल्यू आप यहाँ पे डाल सकते हैं। सपोज यहाँ पे मैंने डाल दिया 15,000, तो ये आपका अमाउंट जो है ऐड हो जाएगा टोटल फिगर के अंदर। अगर आपकी कोई प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी है, फॉर्म 16 में 17(3) का कोई फिगर्स दिखाया गया है, तो उसे आप डाल सकते हैं, अदरवाइज आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद जो कॉलम नंबर 2 है, B1 का कॉलम नंबर 2, ये बात करता है अलाउंसेस टू द एक्सटेंट एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10। अगर आपको कोई अलाउंस मिला है जो कि सेक्शन 10 में कुछ हद तक ये पूरा एग्जम्प्ट है, तो आपको कॉलम नंबर 2 में इंडिविजुअली सिलेक्ट करना है। यहाँ पे काफी सारे लिस्टिंग जो है आपको दे दी जाएगी। पहला सबसे है वो है लीव ट्रैवल कंसेशन। अगर आप LTA का बेनिफिट लेते हैं तो आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे लिस्टिंग में चेक कर लीजिए कि आपका जो फॉर्म 16 मिला है उसका जो ब्रेकअप दिया है उसके अंदर कौन कौन से ऐसे अलाउंसेस दिए गए। 12BA फॉर्म होता है जिसमें यह बताया जाता है कि आपकी ब्रेकअप क्या है सैलरी की। उसमें से जो जो अलाउंसेस एग्जम्प्ट हैं अकॉर्डिंगली आप यहां से उनको सिलेक्ट करके अमाउंट जो है वो डाल सकते हैं। अगर आपने अलाउंसेस टू मीट एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन हाउस रेंट वगैरह कुछ क्लेम किया है तो वो अमाउंट भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है। जैसे ही आप इसे डालेंगे, आपके पास अगर और कोई डेटा है, एक अलाउंसेस के अलावा भी कोई और अलाउंस है, तो आप ऐड बटन पे क्लिक करके दूसरी लिस्टिंग जो है वो ऐड कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमने डाल दिया 15,000, हमारी ग्रॉस सैलरी थी 16,50,000 की, और यहाँ पे हमारे पास जो एग्जम्पशन थी वो है 15,000 की, तो नेट सैलरी जो है वो 16,35,000 की ऑटोमेटिकली पॉपुलेट कर दी जाएगी। डिडक्शंस जो है 50,000 का फाइनेंशियल ईयर 1920 से बढ़ा दिया गया था। जो सैलरीड पर्सन है उनको फ्लैट डिडक्शन दिया जाता है 50,000 का, ये ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा। इसके लिए आपको अलग से कुछ भी नहीं करना है, ये अपने आप आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। इसके बाद है स्टैंडर्ड डिडक्शन, दोबारा आ रहा है। इंटरटेनमेंट अलाउंस, अगर आपके फॉर्म 16 में ये कॉलम्स अवेलेबल है, ये सारी चीजें फॉर्म 16 में एज इट इज आपको देखने को मिलेंगी। अगर कोई इंटरटेनमेंट अलाउंस का फिगर है तो आप डालिए, अदरवाइज जीरो रहने दीजिए। प्रोफेशनल टैक्स का अगर कुछ डिडक्शन हुआ है, सपोज 2400 रुपए का आपका डिडक्शन हुआ होगा, तो आप वो डालेंगे। यहां पर आपके पास इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरीज जो है वो आ जाएगा नेट अमाउंट होकर के। कैलकुलेशन आपको नहीं करना है, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इसके बाद है हमारे पास टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। एक हेड का काम हो गया सैलरी का। अब दूसरा है कि अगर आपके पास एक हाउस प्रॉपर्टी है और उससे इनकम है तो उसका डिटेल्स आपको डालना है। यहां पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है, या आपने भाड़े पर चला रखा है, या खाली है और वो डीम्ड लेट आउट के कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो अकॉर्डिंगली आप अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट का पेमेंट जो है वो करना होगा। अगर आपने घर के लिए कोई लोन ले रखा है तो इंटरेस्ट का अमाउंट डालेंगे, और एरियाज और अनरियलाइज्ड रेंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस, जो आपने अनरियलाइज्ड रेंट पहले भाड़े पे था और उसका रेंट नहीं मिला था, अब सेल्फ ऑक्यूपाइड हो गया है, तो उसकी फिगर्स जो है आपको यहां पर डालनी है। तो यहां पर हमारे पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है, हमारे पास ना घर है ना हमारा कोई भाड़े का कोई कमाई है। तो यहां पर अगर आपके पास रेंटल इनकम है तो अकॉर्डिंगली आप यहां पर डाल सकते हैं। जो आपकी टैक्सेस है, म्युनिसिपल टैक्सेस अगर आपने कुछ पे किया है तो वो डालेंगे, तो वो डिडक्शन आपको मिल जाएगा। इसके बाद इसकी 30% जो है वो एनुअल वैल्यू की डिडक्शन आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन दी जाती है हाउस प्रॉपर्टी के केस में, जो यहां पर रिड्यूस होने के बाद आपके हाउस प्रॉपर्टी इनकम में ऐड हो जाएगी। उसके बाद जो नेक्स्ट टेबल है वो है हमारे पास इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, यानी कि आपका एक सैलरी हो गया, एक हो गया हाउस प्रॉपर्टी, एक हो गया इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का जो ये अमाउंट आप देख रहे हैं ये आपके फॉर्म 16A, यानी कि जो टीडीएस आपने किया हुआ है बैंक में, और बैंक ने अगर कुछ टीडीएस काटा है इंटरेस्ट के ऊपर, तो जो फॉर्म 16A इशू होता है उसका जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो ऑटोमेटिकली यहां पर रिफ्लेक्ट करेगा, और जो टीडीएस है कॉरस्पॉन्डिंग वो टैक्स पेड वाले इंफॉर्मेशन में आ जाएगा। नेचर ऑफ इनकम में आपको सेविंग्स डिपॉजिट है,
डिपॉजिट इन आपको एफडी के रूप में है तो वो डालना है, इनकम टैक्स रिफंड के ऊपर कुछ मिला है वो डालना है, पेंशन आपको मिल रहा है तो पेंशन आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, एनी अदर इनकम है तो आप अकॉर्डिंगली डिस्क्रिप्शन डाल के यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हमने डाल दिया है इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक डिपॉजिट यानी कि फिक्स डिपॉजिट। अगर आपकी और आइटम्स है तो आप इसे यहाँ पर ऐड कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली सिलेक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे है नेक्स्ट ऑप्शन डिडक्शन अंडर सेक्शन 57। अगर आपकी फैमिली इनकम है या फैमिली पेंशन की इनकम है तो अकॉर्डिंगली जो डिडक्शन आपको मिलता है वो फिगर आपको यहाँ पे डालनी है। इन सारी चीजों को मिलाने के बाद आपका ग्रॉस टोटल इनकम जो है वो कंप्यूट हो गया 16,21,944 रुपए का। तीनों हेड से मिलाकर के ये इनकम आपको मिल रही है। इसके बाद आता है कि आपने डिडक्शंस क्या क्या चीज की क्लेम करनी है, यानी कि आपने एलआईसी कराया हुआ है, एनएससी लिया हुआ है, अगर आप हाउसिंग लोन का पेमेंट करते हैं तो उसका प्रिंसिपल का बेनिफिट। तो ये पार्ट सी के अंदर डिडक्शंस एंड टैक्सेबल टोटल इनकम। अब देखिए यहां पे एक नया ऑप्शन आपको दिया गया, वेदर यू हैव मेड एनी इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट पेमेंट बिटवीन 1 अप्रैल 2020 टू 30 जून 2020 फॉर द पर्पस ऑफ क्लेमिंग एनी डिडक्शन अंडर पार्ट बी ऑफ चैप्टर 6A। यानी कि 1/4/2020 से लेके 30 जून 2020 इस पीरियड में आपने कोई इन्वेस्टमेंट करा है, कोई पेमेंट करा है, इसका बेनिफिट आप लेना चाहते हैं फाइनेंशियल ईयर 1920 में, तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सर यहाँ तो ऑप्शन ही नहीं आ रहा, तो मैं आपको बताऊं आपने जिस हेड में इन्वेस्ट करा है पहले उस हेड में अमाउंट लिखिएगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऑप्शन जो है आपके पास आ जाएगा। यहां पर आपने यस करेंगे जैसे ही तो आपके सामने ओपन एक हो जाएगा ऑप्शन शेड्यूल डी आई। ये जो ऑप्शन दिखा रहा है सेव करने के लिए बार बार हमें मजबूर कर रहा है, तो सेव जरूर कर लीजिएगा। ये जो है हमारे पास शेड्यूल डी आई, आप जैसे ही यहां पर इसे यस करेंगे और यहां पर अमाउंट डालेंगे 80C के अंदर तो शेड्यूल डीआई एक्टिव हो जाएगा। शेड्यूल डीआई क्या है? इन्वेस्टमेंट का ब्रेकअप है कि 1 अप्रैल 20 से 30 जून के बीच जो हमने करा है कि वो फाइनेंशियल ईयर 2021 का, लेकिन हमें लेना है 1920 में। तो यहां पर आपको दिखाना होगा कि 1920 का जो अमाउंट हमने वहां डाला उसमें से डिडक्शन एट्रीब्यूटेबल टू द इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंडिचर मेड बिटवीन 1/4/20 टू 30/6/20, यानी कि इस 1.5 लाख में से कितना अमाउंट हमने इस पीरियड में डाला है। अगर कुछ डाला है तो वो अमाउंट आप यहां पे डालेंगे और इतना अमाउंट जब फाइनेंशियल ईयर 2021 की आईटीआर फाइल होगी तो उसको आप क्लेम नहीं करेंगे। तो इस चीज को ध्यान से कीजिएगा, हर एक हेड के लिए आपको ये चीजें जो हैं वो करनी होंगी। तो यहां पे फिलहाल अभी हमारे पास ये ऑप्शन नो रहेगा, इसीलिए हम लोग इसको नो कर देंगे। अकॉर्डिंगली आपका कोई पेंशन फंड का इन्वेस्टमेंट है, किसी ने एनपीएस करा रखा है तो उसका डिटेल्स आप डाल सकते हैं। 80D के अंदर अगर आपकी 80D की कोई है इन्वेस्टमेंट यानी कि मेडिकल प्रीमियम, हेल्थ प्रीमियम, तो उसका डिटेल्स जो है वो ऑटोमेटिकली फिल होता है। 80D के लिए अलग शेड्यूल दिया गया है, इस शेड्यूल से फिगर्स जो है यहाँ पे ऑटोमेटिक आपको फिल कर दी जाएंगी। यहाँ पे आपको सेपरेटली कुछ भी नहीं भरना है। तो यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊं 80D का, तो यहाँ पे आपसे ऑप्शन मांगा जाता है वेदर यू और एनी ऑफ योर फैमिली मेंबर इज अ सीनियर सिटीजन। अगर आपका खुद का सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में है तो आप इसे यस करेंगे तो आपको यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस का अमाउंट भरना है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कितना करा रखा है आपने वो भरना है। अगर आपकी ये कंडीशंस नहीं है आप इसे नो करेंगे तो आपको इस वाले कॉलम में भरना है, यानी कि सेल्फ एंड फैमिली। अगर आप खुद के लिए और अपनी फैमिली के लिए खर्चा कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, मेडिकल प्रीमियम करवाते हैं, तो आपको कॉलम नंबर ए में भरना है। सेल्फ एंड फैमिली अगर सीनियर सिटीजन के लिए है तो आपको कॉलम नंबर बी में जो है डेटा डाल देना है। उसके बाद वेदर एनी ऑफ योर पेरेंट इज अ सीनियर सिटीजन, अगर आपके माँ बाप सीनियर सिटीजन है तो उसके लिए आपको कॉलम नंबर 2 का इस्तेमाल करना है और अकॉर्डिंगली फिगर्स जो है ITR 1 के अंदर चली जाएंगी 80D में। ये टेबल आप भर देंगे तो इस टेबल के अंदर अगर आपको दिखाऊं मैं यहाँ पर भर के, सपोज मैंने 15,000 रुपए यहाँ पे भर दिए हैं और इसको हम लोग सेव कर लेंगे एक बार ताकि हमारा घड़ी जो है वो फिर से रिन्यू हो जाए। अब जैसे ही हमने यहाँ पर 15,000 डाल दिया है तो हमारा जो ये कंप्यूटेशन ऑफ इनकम एंड टैक्स वाला टैब है इसके अंदर ये 15,000 का फिगर जो है 80D वाले सेक्शन में ऑटोमेटिकली चला जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं 80D डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम जो है आ गया। इसके बाद 80DD का कुछ अगर है तो आप अकॉर्डिंगली यहाँ पर सिलेक्शन कर सकते हैं। एजुकेशन लोन कुछ है तो वो आप डाल सकते हैं। हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर आपने इंटरेस्ट जमा करा है तो वो सारी चीजें, डिडक्शंस जो भी आपने करा है
सारा डिडक्शंस आप यहाँ पे अकॉर्डिंगली फिटअप कर सकते हैं। सबका डिडक्शन आपको देने के बाद यहाँ पे टोटल इनकम आपका आ जाता है 14,56,940। ग्रॉस टोटल इनकम माइनस टोटल डिडक्शंस जो है वो आपकी 50 लाख रुपए से ऊपर अगर हो गई तो ITR 1 आप नहीं भर पाएंगे। उसके बाद है एग्जम्प्ट इनकम। अगर आपकी कोई एग्जम्प्ट इनकम है यानी कि एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से कम है, या आपने कोई डिविडेंड ले रखा है, या किसी प्रकार की ये जो लिस्टिंग्स दी गई हैं जैसे कि डिविडेंड इनकम अगर सपोज आप कर रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ डिस्क्लोजर पर्पस के लिए आपको डिविडेंड इनकम जो है वो ऐड कर देना है। ऐड करने के लिए और आइटम्स को आप यहाँ पे सिंपली ऐड पे क्लिक करेंगे तो आइटम्स ऐड होते चले जाएंगे। इसके बाद जो टैक्स कंप्यूटेशन है ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ योर टोटल इनकम। यहाँ पे आपको अलग से कुछ भी नहीं करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं टैक्स पेएबल आ गया। टैक्स पेएबल कितना बना, अगर आपने कोई रिलीफ कैलकुलेट करनी है तो रिलीफ आपको 10E के अंदर कैलकुलेट करके मैनुअली फीड करना है और अकॉर्डिंगली आपका टोटल टैक्स जो है यहाँ पर कंप्यूट हो जाता है। इस तरीके से आपका इनकम और टैक्स कंप्यूटेशन ITR 1 में होगा। 80DI और 80D जो है ये हमने दोनों देख लिया है। अब यहाँ पर आता है टैक्स डिटेल्स जो आपके फॉर्म 16 और फॉर्म 16A के अंदर अवेलेबल रहता है। जैसे कि अगर आप सैलरीड हैं तो फॉर्म 16 के अंदर आपका कितना सैलरी कटा है, कितना सैलरी आपको दिया गया है और उसके ऊपर टैक्स कितना है और आपका इंप्लॉयर का सारा डिटेल्स यहाँ पे अवेलेबल रहता है। ये सारी चीजें आपको फॉर्म 16 से मैच जरूर कर लेना है। इसके बाद है डिटेल्स ऑफ बैंक अकाउंट यानी कि TDS आपको अदर देन सैलरी अगर कट रहा है यानी कि फिक्स डिपॉजिट वगैरह पे कटा है इंटरेस्ट, तो वो भी आपके फॉर्म 16 से ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा। ये सारी चीजें आपको क्रॉस चेक करनी है। अगर कोई आइटम यहाँ पर नहीं आएगा तो आपको मैनुअली फीड कर देना है। इसके बाद डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्शन एट सोर्स यानी कि फॉर्म 16C अगर आपका है तो उसका भी आप टेनेंट के केस में जो आपको बताया गया था 50,000 से ऊपर की रेंट अगर चली जाती है तो TDS कटता है, अकॉर्डिंगली आपको यहाँ भी डेटा डाल देना है। तो जो भी आपका टैक्सेस जमा हुआ है उसका सारा ब्रेकअप यहाँ पे आएगा। सेल्फ असेसमेंट एंड एडवांस टैक्स का पेमेंट भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। ये टेबल के अंदर आपको सारा टैक्स जितना आपने जमा करा है या आपका कटा है उसका ब्रेकअप चला जाता है। इसके बाद है टैक्सेस पेड एंड वेरिफिकेशन। जैसे ही आप टैक्सेस डिटेल्स के अंदर जो फिगर्स डालेंगे ये आपके टैक्सेस पेड एंड वेरिफिकेशन वाले कॉलम में ऑटोमेटिक चला जाएगा। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं टोटल TDS जो हमने काटा है, हमने मतलब हमारे एम्प्लॉयर ने या हमारे बैंक ने, वो ऑटोमेटिक फॉर्म 16 से उठ करके आ गया। अकॉर्डिंगली जो हमारा टैक्स पेएबल या रिफंडेबल जो है वो नीचे दिखाया जाएगा कि कितना रिफंडेबल है या कितना टैक्स पेएबल है। इसके बाद जो आपके पास अवेलेबल है पार्ट ई में बैंक अकाउंट्स जो आपको प्री वैलिडेशन के टाइम पे दिखाया गया था वो सारे बैंक अकाउंट्स आपको यहाँ पे दिखाए जाएंगे। आपको यहाँ पे दोबारा से कंफर्म करना है और सिलेक्ट करना है कि कौन से बैंक अकाउंट में आप रिफंड चाहते हैं। और उसके बाद आपसे वेरिफिकेशन पूछा जाएगा कि आपका नाम क्या है, फादर्स नेम क्या है, और वेरिफिकेशन सारी चीजें होने के बाद आप रिटर्न को सेव करेंगे और सेव करने के बाद आपको शेड्यूल्स भरना है। शेड्यूल DI मैंने आपको बताया, शेड्यूल 80D बता दिया। अगर आपने कोई डोनेशन करा है तो 80G के अंदर आपको 100% डिडक्शन वाले और 50% डिडक्शन वाले दोनों का अलग अलग डिटेल्स जो है वो भरना पड़ेगा। और ये सारी चीजें डालने के बाद आप अपनी रिटर्न जो है वो प्रीव्यू करके सबमिट कर सकते हैं और सबमिट करने के बाद आप उसे E-वेरीफाई बैंक अकाउंट से हो, आधार कार्ड से हो, जैसे मर्जी हो, आप सारे प्रोसेस को कंप्लीट कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपका जो गवर्नमेंट डोनी है जिसको आपने पैसा दिया है उसका पैन नंबर नहीं है तो आपको ये लिख देना है GGG 0000G। ये आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पे दी गई है। तो ये एक पूरा कंप्लीट प्रोसेस है जिसके अंदर आप ITR 1 फॉर असेसमेंट ईयर 2021 जो है फाइल कर सकते हैं।